जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। दोस्तों एसएससी जीडी की 27 जनवरी की शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और दोस्तों पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जिसका भी दोस्तों आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है उन लोगों के लिए ये क्लास ब्रह्मास्त्र वाली क्लास साबित होगी। सारी क्लास को आप नोट करके रखें और दोस्तों बहुत ध्यान से सारे सवालों को सुने। ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। एसएससी ने दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से पैटर्न में बदलाव किया है। कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए हैं और कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, पूरी जानकारी देंगे। बने रहें वीडियो के साथ अंत तक। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सटीक विश्लेषण। दोस्तों पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि उपाधियों का अंत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। बहुत ही सिंपल सवाल है और दोस्तों मैंने आपको कई बार इस सवाल को नोट भी कराया हुआ है। इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 18। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, आप सबको पता होगा। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 17 को लेकर। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी कि दोस्तों छुआछूत का अंत, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों अनुच्छेद 19 1A मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे कह दिया जाए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंदर है, तो आप कहेंगे ये दोस्तों है अनुच्छेद 19 1A। अनुच्छेद 21 ये सवाल पूछा गया है आपसे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंदर है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 21 में। दोस्तों एक चीज और याद रखिए आप, बलात् श्रम पर रोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा। बलात् श्रम, अगर आपसे कह दिया जाए बलात् श्रम पर रोक यानी कि दोस्तों जो कारखाने में छोटे बच्चों से कोई काम नहीं कराया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। इसको भी आप ध्यान में रख लें, ये सवाल भी आपसे वर्तमान में और भविष्य में पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों सवाल पूछा गया है पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? सॉरी दोस्तों, अरब सागर में गिरती है। अब वहाँ पर क्या ऑप्शन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इनमें से कौन कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो आपको याद में रखना है ये सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये तीनों नदियाँ दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी को लेकर, ये कहाँ से निकलती है, तो आप दोस्तों याद रखेंगे ओंकारेश्वर की पहाड़ी। सॉरी दोस्तों, इस पर कौन सा बांध है? ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध इस नदी पर स्थित है, लेकिन निकलती कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन इस पर बांध कौन सा है? ओंकारेश्वर बांध। और दोस्तों क्या है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जल प्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और दोस्तों एक चीज और स्थित है, सरदार सरोवर बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये भी दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। ये सवाल दोस्तों मैंने आपको कल ही नोट कराया है और आज आपकी परीक्षा में हूबहू आपसे पूछा गया सवाल है। आप वीडियो उठाकर चेक कर सकते हैं। मैंने कल दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक पंचवर्षीय योजनाएं, ये सारे टॉपिक कल ही मैंने आपको नोट कराए हैं। वहाँ से 3 से 4 सवाल आज आपकी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। अगर आपने कल वाली वीडियो ना देखी हो उसको आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षाओं के लिए। सत्यार्थ प्रकाश इसका संबंध किससे है, तो आपको सबको पता है, दयानंद सरस्वती। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं राजा राम मोहन राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इन्होंने दोस्तों 1828 में, कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज, अगर आपसे कह दिया जाए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। और दोस्तों राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर 1829 में किसका अंत हुआ था? सती प्रथा। इसको भी आप नोट करके रखें, सती प्रथा। और सती प्रथा का अंत दोस्तों किसने किया था? विलियम
बेंटिक, इनके द्वारा किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये सब सवाल अति महत्वपूर्ण रहेंगे। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने दोस्तों 1897 में दोस्तों क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्होंने दोस्तों सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज का संबंध किससे, महात्मा ज्योतिबा फुले। और ये दोस्तों कहाँ का समाज है, महाराष्ट्र का। इसको भी आप नोट करें, ये सवाल भी पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुस्तक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों एक सवाल और याद रखेंगे आप, दयानंद सरस्वती, इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाई बहनों, हमारा अगला प्रश्न हमसे कहा गया कि पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर हैं। ये सवाल भी दोस्तों हमसे पूछ लिया गया है आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में। अब आप दोस्तों सवाल उठाकर देख सकते हैं, कई बार इस सवाल को मैंने नोट कराया हुआ है। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, हिमाचल प्रदेश। तो आप सबको पता है पुष्कर सिंह धामी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। और उत्तराखंड की विधानसभा में कितनी सीटें थी, 70 सीटें थी, मैंने आपको नोट कराया था। दोस्तों मणिपुर के कौन है, एन वीरेंद्र सिंह। अगली शिफ्ट वाले तैयार हो जाए इस सवाल के लिए। एन वीरेंद्र सिंह कहाँ के हैं दोस्तों, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। और कितनी सीटें हैं यहाँ पर, 60 सीटें हैं विधानसभा की। और मणिपुर में ही दोस्तों काबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। गोवा के दोस्तों कौन है, प्रमोद सावंत, ये दोस्तों गोवा के कौन है, ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर 40 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं, सुखविंदर सिंह सिक्खू, मैं इतना लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा। सुखविंदर सिंह सिक्खू कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं वर्तमान में, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है। ये सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से दोस्तों मैं ऐसे ऐसे सवाल आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे। दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है, तो आप सबको पता है कौन सा है, अनुच्छेद 148। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये तो दोस्तों आपकी परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। अनुच्छेद 124, इसका संबंध किससे है, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 129, यह क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 129। और दोस्तों डीपीएसपी का अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत करेगा, अनुच्छेद 32 के तहत करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी दोस्तों अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह सवाल भी आपसे पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अनुच्छेद 165, इसको आप नोट करके रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाली शिफ्टों के लिए। यह क्या है दोस्तों, महाधिवक्ता, दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वकील। दोस्तों आपसे महान्यायवादी का अनुच्छेद पूछा गया था, आर्टिकल 76, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब आप तैयार हो जाए, महाधिवक्ता, इसका आर्टिकल कौन सा, 165। और ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है महाधिवक्ता। इसको भी आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को यहां से नोट कर लिया होगा। दोस्तों भारत के पहले सीएजी कौन थे, यानी कि दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के पहले सीएजी कौन थे, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को पूरा अटेंड करें 100%। आने वाली शिफ्टों में आपको यहां से 3 से 4 सवाल हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, दोस्तों ये सवाल आपसे पूछा गया है एसएससी जीडी की परीक्षा में। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक। दोस्तों आपसे कथक का फेमस नृत्यांगना पूछी गई है। और सितारा देवी का संबंध किससे है, इनका संबंध भी कथक से है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कथक से ही संबंध है बिरजू महाराज जी का, पंडित बिरजू
महाराज, महाराज ये दोस्तों लखनऊ घराने से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे? कत्थक से है। और सितारा देवी का संबंध किससे? ये भी कत्थक से ही संबंधित है। दोस्तों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु। और इसके अलावा मोहिनीअट्टम और कथकली ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। ये भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भरतनाट्यम, इसका दोस्तों इनसे संबंधित है रुक्मणी देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। इसको भी आप नोट करें, यह सवाल आपकी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों सवाल पूछा गया है एसएससी जीडी की परीक्षा में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाई। ये सवाल आपसे पूछा गया सवाल है। दोस्तों ये सवाल तो आपसे पूछ लिया गया, अब आने वाली शिफ्टों में आपसे क्या पूछा जा सकता है वो सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वंदे भारत ट्रेन यानी कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली। आप सब जानते हैं कि बजट के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से दोस्तों कुछ वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जा चुका है। कौन सी दोस्तों महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली है? तो आपको याद में रखना है, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी दोस्तों पहली वाली वंदे भारत ट्रेन। उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए कि दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली है, तो नई दिल्ली से कटरा के बीच में चली है दूसरी वाली वंदे भारत ट्रेन। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए कि तीसरी वाली कहां से चली, गांधीनगर से मुंबई के बीच में चली है तीसरी वाली। और दोस्तों चौथी वाली कहां से चली है, तो आपको याद में रखना है नई दिल्ली से ऊना के बीच में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए वंदे भारत ट्रेनों को लेकर। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, सरकार के द्वारा एक प्रणाली विकसित की गई है, जब दो ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाएंगी तो आपस में दोस्तों टकराएंगी नहीं, रुक जाएंगी। उस दोस्तों प्रणाली का क्या नाम है जिसके द्वारा ऐसा हो सकता है, उसका नाम आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अर्पणा सतीशन को प्राप्त हुआ है, सोहान करुणा तलिका को प्राप्त हुआ है, डॉक्टर सिंथिया जबिक को प्राप्त हुआ है, चारू दत्ता मिश्र को प्राप्त हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों यहाँ पर चारों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको याद में रखना है अर्पणा सतीशन को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये दोस्तों किसकी फेमस नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये दोस्तों इसकी फेमस नृत्यांगना है, इसको भी आप नोट करके रखें। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का दोस्तों नृत्य है कुचिपुड़ी, इसको भी आप नोट करके रखें। कमेंट में छाप कर बताएं यक्षगान, यक्षगान इसका संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। तब तक दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सोहान करुणा तलिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इनको दोस्तों बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है? सोहान करुणा तलिका को मिला है। ये दोस्तों हमेशा इंग्लिश भाषा के लिए दिया जाता है बुकर पुरस्कार। डॉक्टर सिंथिया जबिक इनको दोस्तों क्या मिला है? राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार ये किसको मिला है? डॉक्टर सिंथिया जबिक को। चारू दत्ता मिश्र इनको दोस्तों विटली अवार्ड, दोस्तों विटली अवार्ड के द्वारा से किसको सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे चारू दत्ता मिश्र। और किसके लिए? हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए दिया गया है चारू दत्ता मिश्र को विटली अवार्ड। इसको भी आप ध्यान में रखें। मैंने आपसे पूछा है यक्षगान ये इसका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे कर्नाटक। कहाँ से है दोस्तों? ये कर्नाटक से संबंधित है, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 2011 की जनगणना से हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमसे पूछा गया है आपकी परीक्षा में। सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। तो आपको दोस्तों याद में रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद में रखना है सिक्किम। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे गोवा। ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर आपसे कह दिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व
सबसे कम, दोस्तों ये कम वाला पूछ रहा है। अगर आपसे कह दिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे बिहार। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है आप सभी के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों पंचवर्षीय योजना, इसको आप रट डालिए 100%। आपसे हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है। मैंने दोस्तों कल ही पंचवर्षीय योजना पर एक अच्छी वीडियो डाली है, वहां पर मैंने आपको 12 पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है, किस मॉडल पर आधारित थी, सारे सवाल मैंने कल ही बताए हैं। आपकी आज की शिफ्ट में सवाल पूछा गया कि 7वीं 1 से लेकर 7 तक की पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो आप सबको याद होना चाहिए वो सब दोस्तों कृषि पर आधारित थी। इसको आप नोट कर लें, ये सवाल आपसे पूछा गया है। लेकिन आने वाली शिफ्टों में क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, डीपी धर मॉडल पर, आगत निर्गत मॉडल पर, प्रणब मुखर्जी मॉडल पर, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें 7वीं पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये प्रणब मुखर्जी मॉडल। और दोस्तों इसको आप कह सकते हैं वस्तु मजदूरी। क्या दोस्तों, वस्तु मजदूरी, ये दोस्तों इससे संबंधित है। आपके ऑप्शन में कुछ भी लिख कर आए, आपको दोस्तों जवाब देना है। अब दोस्तों डीपी धर मॉडल ये कौन सी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, ये डीपी धर मॉडल पर। आगत निर्गत मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये दोस्तों इसको कहते हैं ग्रोथ मॉडल, इसको कहते हैं ग्रोथ मॉडल। और ये कौन सी वाली है, तो आप कहेंगे ये 6ठी पंचवर्षीय योजना है। 7वीं वाली कौन सी, प्रणब मुखर्जी या वस्तु मजदूरी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल ये दोस्तों 8वीं है, कौन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, हैरट डोमर मॉडल। दूसरी वाली दोस्तों किस पर थी, महालनोबिस मॉडल। तीसरी वाली किसके में थी, तो आपको याद में रखना है सुखमणि चक्रवर्ती तथा जॉन सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल, इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों चौथी कौन सी, अशोक रुद्र तथा दोस्तों एस मैनी करके कुछ है, इस मॉडल पर आधारित है, इसको भी आप ध्यान में रख लें। ये दोस्तों 5 से 6 आपकी योजनाएं 100% आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। इनको आप अच्छे से पढ़कर जाएं, 100% आपकी परीक्षा में सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया है कि 1936 के ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान आपसे पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं ओलंपिक के इतिहास से आपसे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों जो करंट है, करंट को दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में। 1936 के जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, बलवीर सिंह थे, मेजर ध्यानचंद्र थे, मनप्रीत सिंह थे या आर सरजेश थे। तो आपको याद में रख लेना है 1936 के ओलंपिक के समय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, मेजर ध्यानचंद्र। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। बलवीर सिंह ये दोस्तों 56वें ओलंपिक के थे। 1956 में जो ओलंपिक हुए थे उसके दोस्तों हॉकी की टीम के कप्तान कौन थे, बलवीर सिंह। इसको भी आप नोट करें, इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों मनप्रीत सिंह ये दोस्तों 2020 में ओलंपिक जो हुए थे 2021 में, इसमें दोस्तों कौन थे, तो आपको याद में रखना ये मनप्रीत सिंह थे हॉकी टीम के कप्तान। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं हमारी जो हॉकी टीम थी उसने किस देश को हराकर दोस्तों रजत पदक जीता था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जल्दी से दोस्तों कमेंट कर इसका जवाब आपको बताना है। बात करते हैं आर सरजेश, ये दोस्तों 2016 के ओलंपिक थे, इसमें हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, आर सरजेश। इसको भी आप नोट कर लें। हमने आपसे सवाल पूछा है कि जो 2021 में मनप्रीत सिंह मतलब हॉकी टीम के कप्तान थे, उसमें हॉकी टीम ने किस देश को हराकर पदक जीता था। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये लीजिए क्या सवाल पूछा गया है, कैच द रेन अभियान आपसे पूछ लिया गया। कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ, गजेंद्र सिंह शेखावत, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह। दोस्तों ये सवाल आपसे पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद में रखना है कैच द रेन अभियान ये किसके द्वारा शुरू हुआ था, ये रामनाथ कोविंद जी के द्वारा शुरू हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। कैच द रेन अभियान दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत ये कौन है, तो हमारे जल शक्ति मंत्रालय से हैं, जल शक्ति मंत्री हैं ये कौन दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत। और कैच द रेन अभियान कब शुरू हुआ था, 29 मार्च को शुरू हुआ था, इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों जल दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस
जल दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों आपको बता दें जल दिवस की थीम क्या थी? सीइंग द अनसीइंग वाटर, यानी कि दोस्तों अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ये इस बार की थीम थी, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों वेंकैया नायडू कौन है? ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। राजनाथ सिंह जी कौन है? ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर मृत्यु नहीं होगा, यहाँ पर मृत कोशिकाएं होगा। क्या होगा दोस्तों? मृत कोशिकाएं। यहाँ पर दोस्तों मृत्यु को हटा दीजिए, मृत कोशिकाएं। यहाँ पर सवाल है मृत कोशिकाओं का निष्कासन कौन करता है, या दोस्तों खाद्य पदार्थों का निष्कासन कौन करता है? ये सवाल आपसे विज्ञान में पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करते हैं, राइबोसोम करते हैं, लाइसोसोम करते हैं, कि हरतलभिक करते हैं? आपको याद रखना है ये लाइसोसोम आपका सही जवाब होगा। लाइसोसोम के द्वारा मृत कोशिकाओं का निष्कासन या खाद्य पदार्थों का निष्कासन होता है लाइसोसोम के द्वारा। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डूवे इन्होंने खोज की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट करके दोस्तों एक हैं, इन्होंने की थी। और पैलेट पार्टिकल भी दोस्तों राइबोसोम को कहते हैं, इसीलिए दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? पैलेट ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन ने दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कोशिका का दोस्तों ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, इसको भी आप नोट करके रखें। और कोशिका किस रूप में संचित होती है? ATP, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये सवाल मैंने खुद से लिए हुए हैं, 2 से 3 सवाल, इसको भी आप देख लें, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। भुइयां बांचो मोनप्पा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, भुइयां हो गया, बांचो हो गया, मोनप्पा, ये नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका संबंध किससे? अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों नामदफा। दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। डोनी पोलो एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे कह दिया जाए बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ये सब ऐसे सवाल हैं जो परीक्षाओं में बार बार घूम कर रिपीट होते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़, यहाँ से क्या है? पिंडवानी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और इसकी फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई, इसको भी आप नोट करके रखें। असम में दोस्तों कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, ये सब कहाँ का है? असम का है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया कि हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों परीक्षा में पूछा गया सवाल है और पूछा जा सकता है। हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप सबको पता है ये महानदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। कृष्णा नदी ये दोस्तों कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? कृष्णा नदी। इस पर कौन सा बांध है? अलमाटी बांध ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगर आपसे कह दिया नागार्जुन सागर बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है। दोस्तों कावेरी नदी ये दोस्तों कोडागू जिले से निकलती है। कहाँ से? ये कोडागू जिले से निकलती है। और इस पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? तो आप कहेंगे मैटूर बांध। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मैटूर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे कावेरी नदी पर स्थित है। और दोस्तों इस पर ही है शिव समुद्रम जलप्रपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है? कावेरी नदी पर। दोस्तों पेरियार नदी कहाँ पर? केरल में है। और इसी पर दोस्तों कौन सा बांध है? इडुक्की बांध कहाँ पर है? केरल, पेरियार नदी पर है। इसको भी आप नोट कर लें। ये सारी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो मैंने आपको नोट कराई हैं, इनको आप नोट करके रखें। 100% आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल प्रश्न होंगे। कैसा लगा आज का विश्लेषण? कैसी लगी आज की क्लास? अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।